तो भाई देखो, बहुत सेफली अच्छे से रहो, कोरोना बहुत फैल रहा है, ठीक है। अपना भी बचाव करो और किसका, फैमिली का भी बचाव करो ध्यान से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था अपन ने, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते इसके आगे बात करेंगे कि आज न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी नए जाने के। हाँ बोलो सर, क्वेश्चन पूछना है दो। बेटा, अभी पूछ लेना किससे रिलेटेड है। सर, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। बोलो। सर, जो NH3 है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन वो तब भी पोलर। बेटा उसको रखते हैं, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली रखते हैं, है ना। क्योंकि उसको रखते हैं, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, है ना। वो क्योंकि काफी एक्सपेरिमेंट हुए उस पर, देखा गया, क्योंकि वो कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही शो करता है ना। हेलो। सर, है ना, तो लेकिन वो रखा गया, वो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा मैच खा रही थी, इसलिए वो रखा गया वहाँ पे कोवेलेंट वाले में। और ठीक सर है मैंने आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भी सेंड करें, वो भी बता दो एक बार। बेटा, अभी हम देख लेंगे, थोड़ा स्टार्ट करना है, फिर देख लेंगे क्वेश्चंस भी लास्ट में, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा क्लास। हम्म। अच्छा, तुमने भेजे तो हैं क्वेश्चंस, क्या क्या भेजे देखते हैं। अभी ये सभी पढ़ेंगे बेटा, अभी मत करो, आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो ना, कौन सा मॉड्यूल लगा रहे हो। सर, A to Z बुक है। हाँ तो अभी नहीं, अभी रुको, तो पहले पढ़ तो लो, पूरा कंप्लीट तो हो जान दो एक चैप्टर, तब तुमसे खुद ही क्वेश्चन बनने लगेंगे। हम्म। ओके जैसे अभी सर। अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें से, सर ठीक है, तो डोंट वरी। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड। कैसा। क्वेश्चन बोलो क्या? बोलो बोलो, लास्ट में पूछ लेना, अभी डाउट क्लास होगी उस दिन पूछ लेना, ओके है ना। अभी क्लास डिस्टर्ब क्यों लास्ट करेगा। में। हाँ। ओके सर लास्ट में। चल आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ चीजें हमने आपको बताई थी, आप लोगों ने भी पढ़ा था। चलो मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देता जाएगा, ठीक है। हमने सॉलिड स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप्स पढ़ लिए, है ना। हमने एससीसी पढ़ा, बीसीसी पढ़ा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, फॉर एससीसी के लिए ए और आर में रिलेशन बताओ जल्दी से, बोलो। E = 2R। ए इक्वल टू 2 आर, वेरी गुड, ये इक्वल्स टू है ना। अच्छा, फॉर बीसीसी के लिए √3 = 4R। √3 = 4R, है ना। जो इन्हीं पे क्वेश्चन मिलते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। और फॉर एफसीसी के लिए √2a इक्वल टू 4। √2 = 4R। √2a = 4R, मतलब ये तुम्हारा आता था सिंपली a = 2√2R आता था, यस सर। है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब पढ़ा भी था एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 54%। कितना, 52% अप्रोक्स। अब वॉइड कितना आया था इसमें, 40। 48। 48%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताओ बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 68। 68%। 68, वेरी गुड। और वॉइड कितना आया था, 32%। है ना। और इसके लिए एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 74। 74%। 74% आया था। और यहाँ पे सिंपली वॉइड कितना आया था, 26%। 26% आया था, ठीक है। इतना तो आया था आप लोगों का इसमें। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी थी, हैं, रैंक ऑफ द सॉलिड कितना था, 1 1 1, ठीक है। 1 अच्छा, बीसीसी के लिए रैंक ऑफ द सॉलिड 2 टू 2, और एफसीसी के लिए रैंक ऑफ द सॉलिड 4 4। 4, ठीक है ना। तो आपको एक बात तो क्लियर हो रही, जितने ज्यादा ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं ये यूनिट सेल, तो आपकी क्या बढ़ रही है, पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो अब अपन क्वेश्चंस करें, आई होप आपको इतना क्लियर है। और मैंने कुछ चीजें और बताई थी आपको, एक क्यूब के बारे में भी हमने बात की थी, है ना। हमने बोला था, सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले, है ना। एक क्यूब का कॉर्नर कितने क्यूब में कॉमन होता था, 8 1/8 1/8। एक एज कितने में कॉमन होती थी, 1/4 अच्छा, एक फेस कितने में कॉमन होती थी, 1/2 1/2। ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे करो उसको।
बोलो। सर PQ पी क्यू है ना, ये तो PQ। आसान था, चलो ठीक है, पी क्यू आंसर आ गया आपका। सिंपली एक क्यूबिक सॉलिड है ना, जो कहाँ पे रखा हुआ है, टू डिफरेंट एटम्स हैं पी एंड क्यू, है ना, पी रखा हुआ है एट कॉर्नर्स पे, आसान था है ना, पी कॉर्नर्स पे था और क्यू रखा था फेस के सेंटर पे, या सॉरी फेस के सेंटर पे, हाँ क्यू बॉडी के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द क्यू। आपको एक बात तो क्लियर हो रही है यहाँ पे, जैसी सेंटर ऑफ द क्यू रखा तो पी कैसे रखा है, 8 × 1/8, मतलब कितने आ जाएंगे 1, और क्यू कितने आ जाएंगे बताओ, 1 × 1, 1 मतलब क्या गया, सिंपली पी क्यू फॉर्मूला। भाई देखो जिसको समझ ना आए तो पूछ लिया करे, भाई क्वेश्चन सर समझ नहीं आया, क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये चीज तो क्लियर है कि भाई इतना आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये सॉल्यूशन है, आई होप आपको क्लियर हो गया। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। बोलो। अच्छा क्यों, आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं एनसीईआरटी से नहीं करा रहा हूँ, क्या लग रहा है आप लोगों को, बोलो। बेटा एनसीईआरटी से ये सब, ठीक है, पहले तो एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन करो, ठीक है, टेंशन मत लो, सब तुम्हें कराया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, कोई भी चीज छूटे बता दो सर ये चीज छूट रही है, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी एक आध बात दिमाग से स्किप हो जाती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ए A4 एंड बी, B4 A4 A4। B4, यस वेरी गुड, सर। सभी ने कर लिया, यस सर। और यस लोग कर रहे हो, कर ले दो, तुमने तो फास्ट कर दिया, और लोग कर लेना। सर इसमें A4 B4 आया तो इसे हम ए भी लिख सकते, ए भी लिख सकते, ए लिख बी। सकते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में नहीं था ना, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा बेटा, यस है ना। सर। तो यहाँ पे देखो, करें क्वेश्चन सॉल्व हो गया सभी से। अब देखो, आपको पता है एक कंपाउंड है जो मेड अप ऑफ टू एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ए एंड बी, है ना। अच्छा, और हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसका क्या है क्यूबिक स्ट्रक्चर, एटम्स ए, जो ऑक्यूपाई है वो कहाँ कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है एक तो कॉर्नर पे, कहाँ पे, कॉर्नर पे, और एक रखा हुआ फेस के सेंटर पे। तो यदि हम इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रखे होंगे, तो कॉर्नर वाले कैसे होंगे, 8 × 1/8, 8 कॉर्नर होते, 1/8 में कॉमन है, 6 फेसेस हैं, हर एक फेस 1/2 में कॉमन है, कितना हो जाए 8 बन जा 1, 1 × 1 प्लस 2 3 जा 6, मतलब 3, मतलब 3 + 1 कितना हो गया 4 पार्टिकल्स, मतलब ये तो 4 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब बी की बात आ रही है, बी कहाँ पे रखा हो, एक तो रखा हो एज के सेंटर पे, और आपको पता है एक क्यूब में कितनी एजेस होती है 12, है ना, और वो हर एक एज कितने में कॉमन है 1/4 में, तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, और कहाँ पे रखा हुआ बॉडी के सेंटर, बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है, तो आपको पता है ये बात तो इतनी कि जब बॉडी सेंटर 1 × 1 मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ भी 1 हो जाएगा, मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A4B4, ये ऑप्शन है, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, भाई बोलना पड़ेगा हाँ या ना, देखो भाई एक्टिव रहो बिल्कुल, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई एक्टिव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यस सर। चलो करो इस क्वेश्चन। एक मेटालिक गोल्ड है जो कि फेस सेंटर पे और क्यूबिक लेटिस पे रखा हुआ है, एफसीसी पैकिंग है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट दे दी गई है आपको ये, और द क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा है बिटवीन गोल्ड एंड एटम्स।
सर वन कितना आ रहा? 1। जिससे 2.8764 इसके आसपास। मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा। आई होप और लोग बताओ। यस सर। कितना आ रहा? 1 आ रहा है। यस सर 2.885। और कोई बताओ। सर ऑप्शन ए। ये आ रहा है, सभी का ये आ रहा है। सर 2.885 आ रहा है। 2.885। चलो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पहले। ठीक है, सही है। ठीक है। तो मतलब इसको बताया हम कर लिया सभी ने? बोलना पड़ेगा हाँ या ना। यस सर बता दीजिए। चलो, आपको पता है कौन सा है? गोल्ड है। और वो कैसा है आपका? गोल्ड आपका जो फेस पैकिंग सेंटर। है फेस सेंटर। अब आपको पता है फेस सेंटर के लिए बताओ क्या होती है? 4r इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी? √3a। 2 इस तरीके से करते हो। सॉरी √2a कितना होता है? √2 है। √2a है ना। अब आपको पता है सिंपली, क्योंकि ये कितना क्या दिया? फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस द लेंथ ऑफ क्यूबिक लैट। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब आपको सिंपली क्या दिया हुआ? देखो इस तरीके से ये क्यूब है। ठीक है। अच्छा इस तरीके से अरेंज है और यहाँ पे ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ये 4r इक्वल टू अपन ने √2a किया। अच्छा अब हम इसको लिख सकते 2 × 2r। बोलो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यस सर। √2a है ना। तो 2r इक्वल टू क्या? 2r की डिस्टेंस मतलब 2r इक्वल टू क्या होता है सिंपली बताओ? यस सर ये डिस्टेंस। डिस्टेंस है 2r, या मैं से बोल सकते डायमीटर भी तो बोल सकते इक्वल टू 2r। ठीक है ना। अच्छा जब 2r निकालना है, 2r की वैल्यू निकालनी है सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं √2/2a। ठीक आएगा। अच्छा अब देखो ये 2r कितना है? 2r को हम क्या मान सकते हैं? d इक्वल टू √2/2a। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा बताओ? आपको ये दी गई है ना, कितनी दी गई है बोलो? 4.080। निकाल लो। √2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1.41। 2.41। अब डिवाइड तो कर ही लोगे ना सिंपल। यस सर आ गए। देख सकते हो आप इसका सॉल्यूशन। भाई ये बताओ किसको समझ नहीं आया, किसको प्रॉब्लम आई थी इस क्वेश्चन में, तो मुझे बता दो। सर पहली वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। सर एक बार फिर बता देना। फिर से बता दूं? यस सर। देखो इधर ध्यान सुनना। यहाँ पे ये बताओ क्या पूछ रहा है? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स की पूछ रहा है। 2 गोल्ड एटम की क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा अब तुम्हें पता है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो पूछ रहा है सिंपली देखना है यहाँ पे। तो देखो आपको पता है कैसा एफसीसी पैकिंग, और एफसीसी पैकिंग के लिए 4r इक्वल टू क्या होता है बोलो? √2a है ना। यही डिस्टेंस तो पूछ रहा है सिंपली, क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही तो है ये वाली। बोलो यस सर। यही तो है, यही तो पूछ रहा है वो। देखो अब देखो 2 इंटू हम इसको 2r लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a। अच्छा 2r को क्या मानना है बोलो? d। d इक्वल 2d इक्वल टू √2a। तो यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हो बोलो? d इक्वल टू क्या है? √2a अपॉन ये आपको दिया गया वैल्यू रख दो, एक ही ओके वैल्यू सर। हो जाएगा ना। यस बोलो सर। भाई। चलो आगे बढ़े। यस सर। सभी क्लियर है क्वेश्चन? चलो यस सर। सॉल्यूशन भी दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो सॉल्यूशन। लिखा हुआ है एक एफसीसी अरेंजमेंट है ऑफ ए एंड बी एटम्स वेयर ए एटम्स आर एट कॉर्नर्स of the unit cell, B atoms at the face centers, 2 atoms are missing from 2 corners in each unit cell. Then simplest formula of the compound. AB4। क्या नाम है बेटा? नाम बोला करो जो सबसे पास। सोनल।
सोमिल सोमिल Yes, तुमने तुमने सोमिल वीडियो पे कमेंट किया था क्या? Yes, sir. सोमिल अग्रवाल AB4. Yes, सोमिल sir. अग्रवाल तुम्हारा ही है ना? Yes, sir. हाँ मैं समझ गया था जब मुझसे सर ने बोला, मैंने देखा, मुझे याद आ गया, मैंने कहा अच्छा वही सोमिल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, बना देंगे थोड़ा भी, मुझे टाइम मिलने दो तो मैं तुम्हारी Yes, sir. वो मैं ऐसा लिख दिया था कि प्रोसेस प्रॉब्लम थी। नहीं नहीं कोई दिक्कत, अभी मैं उसको रिवीजन में लूंगा ना, जब मैं पहले ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा, Yes, पहले yes. जीओसी उसमें तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? एससी वो आपका एसडी करेक्टर, बेसिक करेक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, चिंता मत करो। अभी अपन क्या कर लेते, 2 चैप्टर पहले फिजिकल के खत्म कर लेते, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ और ये तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, फिर 2 चैप्टर खत्म कर देंगे। अच्छा अब देखो, हो गया सभी का? यस सर। चलो Yes. तो देखो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया तो आपको दिख रहा होगा ये कैसा है, एफसीसी अरेंजमेंट, वो भी किसका, ए एंड बी का। ए जो रखा हुआ है वो ईच कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है? और जो बी एटम है वो कहाँ पे रखा हुआ, फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है ना? वो क्या है जी, शायद मैंने क्वेश्चन इस तरीके से करा चुका हूँ, मुझे ऐसा याद है शायद, है ना? Correct है सर। बी फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, और हमने यहाँ पे क्या मिसिंग कर दिया, हमने यहाँ पे 2 एटम्स मिसिंग कर दिए, वो कौन से, कॉर्नर वाले। अच्छा अब देखो एक बात बताओ, पहले क्यूब में कितने कॉर्नर थे? पहले क्यूब में 8 कॉर्नर थे, और 8 के 8 कहाँ रखे थे, 8 के 8 कॉर्नर पे क्या रखे हुए, एटम रखे थे। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब सिंपली हो रहा है यहाँ पे देखो, अब 6 ही बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपके क्या निकल गए, मिसिंग हो गए। अब कोई भी 2 कॉर्नर, ऐसा नहीं सर लगे सर आपको इन कॉर्नर से प्यार था, नहीं भाई, जो तुम्हें कॉर्नर अच्छे लगते हैं उनके एटम्स आप मिसिंग कर, ठीक है? अब देखो अब क्या है यहाँ पे, सिंपली 6 बचे कॉर्नर्स, 6 में कितने हैं, अच्छा कितने में कॉमन होंगे, 1/8 में, सिंपली क्या आएगा बोलो, 3/4, ए क्या आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है? अच्छा अब बी क्या होगा, बी कहाँ रखे हुए, फेस के सेंटर पे, ये तो आसान है, जब फेस के सेंटर पे रखते हुए वो किसमें हुआ, 1/2 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो ए 3/4 बी 4, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए 3 बी 12, है ना? फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए बोलो, AB4 ए बी, ये आंसर आ जाएगा सर। उस वाले में A3 B12 आ रहा था, सिंपलेस्ट नहीं था इसमें। सर, जो आपने पिछली क्लास में करवाया। हाँ तो मैंने सिंपलेस्ट में नहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो simplest 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद A3 भी 16 होना चाहिए ना। कैसे, A3/4 B4 है तो 4 सर से वो जो आपने मल्टीप्लाई लिखा है उसके हिसाब से। अरे भाई मैं बी के गलत, साथ तो 3 आएगा। थोड़ा ध्यान दे दिया करो यार, मेरी बातों को समझो, है ना? मैं जल्दी में लिख के आऊँ 3 है, ठीक है? खुश बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़े, यस ये क्वेश्चन लिखा हो, अगला क्वेश्चन आया ये इसको करो। सीधी क्वेश्चन आ गया है। बोलो क्या हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन ए Sir, 1. बन आ गया। 235। 335 सभी का Yes, यस सर। लॉक कर दिया जाए। yes, sir. चलो ठीक। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं समझते हैं क्या है यहाँ पे। ये आपको दे दिया गया, एज लेंथ ए है इक्वल टू 387 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो और एक ऐसा बॉडी सेंटर्ड है। अब आप बताओ मुझे पहले तो रिलेशन बताओ ए एंड आर में बॉडी सेंटर की, जल्दी बताओ। √3 is equal to 4. 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a। सिंपल है भाई। अब देखो अब यहाँ भी क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम।
आपको एज लेंथ दे दी गई कितनी 387 पिकोमीटर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे r इक्वल टू सॉरी 2 इंटू टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा। 2r को क्या मानना है आपको d, तो यहाँ पे d रख दो 2 इंटू डी इक्वल टू √3 बाई √3 है। अब d इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 बाई 2a। सिंपली यहाँ पे जैसे √3 बाई 2a आया, अब आप बस वैल्यू डालना है, क्या रखो √3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 387 अपॉन, इसको सॉल्व कर लोगे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 इंटू 387 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। बोलो सही है, डन, समझ में आ गया। यस सर। आगे बढ़े, यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताओ। सर 9। 9 9 कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, यस सर। वही जरूरी है। देखो यहाँ पे ये है एटम्स, यूनिट सेल हैविंग वन एटम ईच कॉर्नर एंड टू एटम्स। देखो जब हाँ एक आपके एलिमेंट है, मान लो एक कहाँ रखे हुए ईच कॉर्नर पे रखे हुए है ना, और दूसरा कहाँ रखा हुआ है, दो एटम रखे हुए वही बॉडी डायग्राम। अब आपको एक बात तो पता है यहाँ पे, जैसी बॉडी डायग्राम पे तो ईच कॉर्नर पे मतलब 8 इंटू 1/8 मतलब बना गया। यहाँ पे कितना होगा, देखो एक क्यूब में कितने बॉडी डायग्राम होते हैं 4 4 तो 4 होते हैं, और हर एक बॉडी डायग्राम पे कितने एटम है 2, 4 2 जा 8, और टोटल कितने हो गए 1 + 8 कितना होता है 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। तो पूछ लेना भाई, जिसको समझना है भाई पूछ ले, है ना, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करो इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आ चुका है शायद आपके नीट और जेईई में दोनों में आया है। ये वाला भी आया था, गोल्ड वाला क्वेश्चन भी। क्या हुआ, हो रहा है, यस सर हो रहा है दोनों। करो करो आराम से।
सर डी ऑप्शन। कौन सा? डी। मुझे आंसर नहीं पता, मैं देख लूंगा अभी आंसर। वेरी गुड बेटा, ये आपने सबसे पहले किया। डेविस वेरी गुड। 135 आ रहा है 135.5 आंसर, वो एबीसीडी में क्या 3 थर्ड। है? और कोई क्वेश्चन सॉल्व? सर एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, इसके भी पिछला। हो गया सर। करो भाई। क्या हुआ, हो गया? नहीं हो रहा तो बता दो, मैं बताऊं फिर। बोल भी नहीं रहे हो। जेड की वैल्यू निकालो ना पहले। जब आ गया जेड सर, आ गया। की, हाँ बोलो। थर्ड आ रहा है। सर आंसर्स में एंगस्ट्रॉम की जगह पिकोमीटर होना चाहिए ना। कन्वर्ट किया होगा ना उन्होंने, पिकोमीटर में कन्वर्ट किया है ना। एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बोलो। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो -10 वो तो तुम्हें वैसे भी चेंज करना पड़ेगा ना। यस। बोलो फिर, हो गया? आसान है यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, वाकई आसान है। क्या हुआ? हेलो? मैं करूं सॉल्व? बोल भी रहे हो तुम लोग तो यार। सर आप कर दो। देखो, थोड़ा सा देख लो तुम, ज्यादा नहीं। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक पिकोमीटर में सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 टू दी पावर, बोलो, -10, -10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे किसमें दिया गया है? ग्राम पर है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, वैसे पिकोमीटर में ही आंसर आना चाहिए, है ना? या एंगस्ट्रॉम आ ही नहीं सकता है। बोलो। यस सर, पिकोमीटर में ही होगा। पिकोमीटर में आंसर आएगा यहाँ पे।
तो इसको सही कर लेना, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो जब 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन NA इंटू ए क्यू। अच्छा आपको निकालना किसकी वैल्यू है, Z की। Z की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो D इंटू NA इंटू ए क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई, बोलो M। M आपको दिया गया कितना है, देखो अब आपको वैल्यू दी गई है सारी। डेंसिटी कितनी है, 10.3 ग्राम पर ml, ठीक है। अच्छा और आपको क्या दिया गया है यहाँ पे आपको एज लेंथ भी दी गई है 313 पिकोमीटर, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। कितना आएगा, 313 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा और क्या, Na तुम्हें पता है ही कितना होता है, 6.223 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ है ना भाई, यस सर। है ना। मोलर मास पता है ही Yes, तुम्हें, sir. 95.54। निकालो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो, सर वो आ जाएगी। है ना। जेड की वैल्यू 2 आ रही है तुम लोगों के अकॉर्डिंग, 2 ही आएगी एक्चुअली। तो 2 आ रही मतलब कौन सा पैकिंग है, BCC। जब BCC है जेड इक्वल टू 2 के लिए, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें सारी वैल्यू रखोगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी BCC के लिए। अब आप क्या करोगे बताओ, सिंपली आप क्या करोगे, एंड आर रिलेशन का बस A और R आपको का relation। रिलेशन पता है, तो √3 इक्वल टू क्या होता है, बोलो 4 4R, है ना। और आपको R निकालना है, यहाँ पे R निकालने के लिए क्या करोगे, R इक्वल टू √3a/4। आपको A दिया गया है, A कितना है बोलो, PM √3 इंटू 313 डिवाइड बाई 4, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका, थर्ड वाला ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर पिकोमीटर में ही आ रहा है, ध्यान रखना इसको, है ना। तुम लोग सही कर लेना, PM तो ये एंगस्ट्रॉम में नहीं आएगा, PM। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लो, रुक गया भाई, लो। समझ में आया कि नहीं आया अभी, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करा है तुम्हें यहीं पे, एक क्वेश्चन और अच्छा था, 1 मिनट रुको, तुम इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं यहीं पे, दिख रहा है ना, हेलो, यस सर। दिख रहा है ना। चल एक क्वेश्चन तुम्हें मैं यहीं पे, मुझे आ गया अच्छा याद क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करा देते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट जिसकी डेंसिटी दी गई है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की, ठीक है, अकर्स इन BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, विद यूनिट सेल edge of 290 pm. Calculate the number of atoms present in 200 gram of the element. बताओ भाई इसको कैसे करोगे। करोगे क्या, पहले ये तो सोच क्या रहे हो उसके लिए। से पहले तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लिख लूंगा। हाँ फिर क्या निकालोगे, सर एन निकाल लेंगे। एन क्यों निकाल लो डायरेक्ट,
सर फाइनल में वही निकलेगा डायरेक्ट। सर पहले कितने यूनिट्स हैं वो निकाल लेंगे हाँ उस और तरीके से भी हैं? उस तरीके से भी यस सर ऐसी बात है 200 Na/n निकालना है हमें एट लास्ट। हाँ सर यूनिट से निकल जाएंगे तो एटम निकल जाएंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर दे ही रखा है। क्या बीसीसी स्ट्रक्चर है? सर हमें ये पता है ना बीसीसी है, तो यूनिट से पता चल जाएंगे तो एटम तो पता चल ही जाएंगे। सर पहले Na/n निकालना पड़ेगा। हाँ बोलो, निकालो निकालो, करो क्वेश्चन तो करो, सॉल्व तुम लोग। दो तरीके से कर सकते हो, जैसे तुम्हें करना हो वैसे करो, तुम्हें जिससे आ जाए तुम्हारा। ये मैंने शायद कराया हुआ है इस टाइप क्वेश्चन। या तो एन निकाल लो डायरेक्ट। 10⁻24 कितना? 2.5 into 10⁻24। 2.5 अप्रोक्सीमेट निकाल लो ना तुम। यस सर अप्रोक्सीमेट। मतलब यदि 25 के समथिंग आएगा 10⁻23 एटम्स है ना? कैसे किया तुमने? सर वो जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला था, उधर से हमने मोलर मास निकाल लिया, उसके बाद फिर उसमें नंबर ऑफ मैं समझिए तो ये भाई अपना पहले बंद करो सभी लोग, कोई ओपन किया है। देखो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है चलो तुमने जिस मेथड से किया अच्छी बात है, डायरेक्ट कर दिया। आंसर क्या है? इसका आंसर आ रहा है 24.09 × 10⁻23 एटम्स। आ गया सर, सही है। यस सर सही है। तो देखो इसको तो दोनों मेथड से कर दो, उस मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उससे एग्जैक्ट तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आएगा। आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है बताओ, समझना यहाँ पे 290 पिकोमीटर, बोलो यस है ना? अच्छा तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 290 × 10⁻10 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे इसको, यदि हम ए क्यू इसका कर रहे हैं, जो कुछ भी हो तुमने जैसे भी सॉल्व किया हो, अब आपको पता है बीसीसी है ना? तो बीसीसी के लिए कितनी आएगी बताओ, जेड की वैल्यू 2। अच्छा चलो अब मान लो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। यहाँ से तो मोलर मास निकालो, पहले निकालो मास की वैल्यू निकालो। डेंसिटी दी गई है, यहाँ पे डेंसिटी 6.8 है, इंटू जेड की वैल्यू 2 है। एक मिनट, चलो मैं यहीं पे लिख दूँ, जेड की वैल्यू क्या है 2 है, एन ए इंटू एन ए किया, एन ए मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। या उस तरीके से भी कर सकते हो, मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ कि मान लो कभी कभी क्लिक ना करे, जिससे पिछली बार से किस बच्चे ने इसका से किया था, है ना, इंटू ए क्यू जो आपका 290 इंटू 10⁻−10 का होल क्यूब डिवाइड बाई कितना आ रहा है 2 इक्वल टू m। बताओ भाई क्या आएगा? सर इसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा उसको। m कितना आएगा सर वैसे आंसर क्या है इसका? इसका 24.09 इंटू 10⁻23 एटम्स। पहले इसका मास बताओ कितना, m की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। सर मास निकाले बिना हो जाएगा ये तो। हाँ वो हो जाएगा वैसे, सर बेस हो जाएगा सर, ये कैलकुलेशन ज़्यादा है ना? जो भी आपका मास आएगा समझ लो, मान लो मास यहाँ पे आपका x आया, ठीक है, x ग्राम आया, समझ रहे ना, कुछ भी आया यहाँ पे निकल के, ठीक है ना, मोलर मास। अब आपको पता चल जाए x ग्राम में कितने मोल एटम्स कंटेन कर रहा है, वही मोलर मास मिला ना तुम्हें, इसलिए ठीक है। तो अच्छा ये होता 200 ग्राम में कितना मिलेगा, मोल्स निकालोगे, सिंपली मोल्स ही तो निकालोगे, डिवाइड बाई यूनिट मेथड इनटू यूनिटी मेथड। उस तरीके से भी कर, दोनों मेथड से कर सकते हो। ये मैंने लॉन्ग मेथड इसलिए बता दिया कि भाई बच्चों को ऐसा नहीं है कि भाई सर वन से क्यों किया, ऐसा भी कर सकते हो इनटू एन। बस आप कर लोगे, जो आंसर आएगा वही आएगा। बोलो भाई क्लियर होगा कि नहीं होगा, पहले ही बताना। यस ये दोनों मेथड आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एन। क्यों? आप यहाँ पे जब एन निकालोगे डायरेक्ट, तो आपको पता 200 ग्राम आप यहाँ पे रखोगे, तो वो 200 ग्राम के हिसाब से आंसर आएगा ना तुम्हारा, यस सर। है ना? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अपॉन में 50 किया था तो क्या बेटा? सर 200/50 कैसे हो गया था? ये m क्या है? मोलर मास है, और ये ग्राम है। मोल ये क्या है? मास है। मास बाई मोलर मास क्या होते हैं? मोल्स आते हैं। सिंपली क्या निकाल रहे हो? मोल्स निकाले। मोल्स इंटू Na करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। बोलो आया ना? यस सर यस। ये बता दो भाई, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना इसको, बस इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है, तो तुम्हें अच्छे से आती होगी, है ना? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। हो गया? यस सर। आसान था, कैसे किया बताओ? सर बीसीसी। वेरी गुड। मुझे आंसर नहीं पता, बस जिसने पहले किया मैं उसके लिए वेरी गुड बोलना। तो देखो अभी तुम्हारी स्पीड नहीं है, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे, तब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, है ना? तो देखो यहाँ पे ये अब आपको डेंसिटी दी गई ऑफ क्रोमियम मेटल की 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? अच्छा, तो अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, है ना? और आपको यहाँ पे निकालना क्या है? सिंपली आपको यहाँ पे निकालना है किसकी वैल्यू? Z की वैल्यू तो निकालनी है। यदि हमें Z की वैल्यू पता लग जाए तो हम बता देंगे किस टाइप का स्ट्रक्चर, रैंक ऑफ द सॉलिड पता लग जाए। तो देखो यहाँ पे सिंपली डेंसिटी की वैल्यू पता है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? और आपको डेंसिटी दे दिया गया, आपको एज लेंथ दे दी गई। एज लेंथ कितनी है? 289 पिकोमीटर, है ना? और आपको एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम कितना दिया गया? 52। सब दे दिया तो मैं देखो एम की वैल्यू भी दे दी, एन ए तो मैं पता है ही, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जल्दी से। जब आप वैल्यू रखोगे तो देखो तो आएगा Z इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? डी सॉरी एम मोलर मास। अब बस आपको यही निकालना है सिंपली। क्या निकलेगा यहाँ पे? Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी मतलब कितना? 2 आ रहा है ना? यस यस सर। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे। इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें बोलो? जल्दी बोलो। इंटू एक जो 289 पिकोमीटर, इसको भी किसमें करना पड़ेगा बोलो? सेंटीमीटर। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना है? 52। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है Z इक्वल टू तुम लोगों के हिसाब से? 2। तो आंसर यस देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। Z इक्वल टू 2 आ रहा, तो आंसर क्या हो गया? BCC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला करो।
सर ये इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नीट में भी आते हैं? बेटा ये क्वेश्चन तो आएगा जी, मान लो डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया तब क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी। यदि डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया तो, और डेंसिटी क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं करनी पड़ेगी पूरी। उसमें इतनी कैलकुलेशन कहाँ है? देखो कैसे कैलकुलेशन करते हो, मैं आज में सिखाता हूँ। जैसे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, हमेशा ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी हो तो आप इसको क्या मान लो 7, यहाँ पर 6.223 है, इसको मत लिखो 6.223, 4 एंगस्ट्रॉम। अभी देख लेता हूँ, 6 × 10⁻23 लिखो, है ना। अब देखो यहाँ पे 7.2 इसको 72 मान लो समथिंग, या 7.2 है, सॉरी 70, क्या 70 समथिंग मान लो, है ना। इसको अप्रोक्सीमेट आंसर लाओ जिससे तुम मल्टीप्लाई कर सको, आंसर आ जाएगा आपका। सर 289 का क्यूब भी तो है, तो वो डिवाइड भी नहीं होता। देखो 289 किसके समथिंग है, किसके समथिंग है? 290। 290 या 300 के समथिंग भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना बड़ा नंबर ही है, उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। सर 4 आ गया तो फिर एफसीसी हो जाएगा। 4 नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम यदि इधर बढ़ाओगे तो इधर कम आएगा, इधर भी तो कम ही कर रहे हो। ओवरऑल तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन, बस तुम्हें वहां पे अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या मानना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आंसर आ जाएगा। अब वो तुम्हें जब प्रैक्टिस होगी, जब तुम क्या कर लोगे, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लोगे। ये नहीं कि 2-4 ही लगा लिए बस पर्याप्त है, हमने लगवा दिया 8, 10, 12 क्वेश्चन बस पर्याप्त नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर में, है ना, तभी कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो पाओगे। सर हो सकता है वहाँ पर ये 289 की जगह 300 ही दे दे। हाँ ये आसान बना सकते हैं, ये बात अलग है, ये आसान बना। बताओ यहाँ पे इसका क्वेश्चन करो, क्या है? डी। कितना? डी। हाँ डी आंसर चाहिए। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁸ अच्छा, और कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10। तो बताओ फिर हमें यहाँ पे अब क्या करोगे तुम, इसको किस तरीके से करोगे? सर नॉर्मल डेंसिटी वाला फॉर्मूला डालना है, बस जानना है और बस आंसर पाना है ना। तो तुम आंसर पाओगे तो कैसे पाओगे? देखो डेंसिटी इक्वल टू, तो एक ही फॉर्मूला है, m/na × a, समझ लो वही चीज घुमा रहा है, कभी z पूछ रहा है, कभी m पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या एज लेंथ पूछ रहा है, एक ही वैल्यू पूछ रहा है, तो बस सिंपली निकाल लो, a q इक्वल टू क्या आ जाएगा, z × m/na × d, बस हो गया, है ना। अब आप निकाल लोगे यहाँ पे सिंपली, है ना। तो जब z वैल्यू निकालो, z की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए, 4, m कितना है 60, कितना दिया गया 60 दिया गया, na कितना है 6.023 × 10⁻23, और इनटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, बताओ। एक क्यों निकालना है, na हो गया, और क्या बचा d, डेंसिटी कितनी है 6.23, बस इतना करना है और आंसर आ जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे आंसर, तो कितना आसान। अब तो पता हो चाहिए भाई, अब जो 64 आया है कैलकुलेशन के बाद, तो 64 अब पता हो चाहिए ना 4 का क्यूब होता है, 4 जा 4 का क्यूब होता है 64। 64 कैसे आ रहा है? जब कैलकुलेट करोगे तब आएगा 64, जब आप सर अप्रॉक्स लेंगे तो। हाँ, जैसे मान लो तुम इसको 4 × 60 कर रहे हो, सिंपली नीचे आप 6 मान लो, है ना, ये भी 6 मान लो, 6 10 जा 60, 10 4 जा 40, 40/6 मतलब 6 6 जा यस सर, मेरा भी 36, ऐसे ही आ रहा है। इसी तरीके से आएगा ना 36, और फिर फिर डिवाइड कर लिया, हाँ। 6.64 आ रहा है। 6 पॉइंट क्या है, 6.64 आ रहा है, हाँ, मैंने तो 6. 6.022 से हाँ, किया। तो उस तरीके से आंसर उसी के आसपास तो आएगा, 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास, किस तरह आ रहा है? ठीक है।
इस तरीके से कर सकते हो, आसान कर ले। ये जब तुम कर पाओगे, जब तुम्हें क्या बोलो प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज्यादा, तब तुम्हें थोड़ा तुम्हें दिखेगी हाँ भाई इसके आसपास वैल्यू आएगी। वैसे मत करने लगे ना, नहीं तो चले सर ने बताया और तुम करने लग जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। यहाँ पे एक मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे 200 पिकोमीटर है, देख लेता हूँ एक बार इसको। 200 पिकोमीटर लिखा है ना, ये ग्राम में नहीं है, और यहाँ पे 200 ग्राम है। बताओ क्या आंसर है? सर यार पीछे करना स्क्रीन, क्या पीछे करना सर, पिछले वाला। सर कर दीजिए आगे। सर थर्ड वाला। थर्ड आ रहा है? यस सही सही आ रहा है। यस और कोई बच्चे बताओ? आसान है, इसमें तो डायरेक्ट ही करना, कुछ करना ही नहीं है। क्या लगाना है? सीधा डेंसिटी लगाओ, सब कुछ दिया गया और आंसर पाओ। Na इंटू ए क्यू, जेड की वैल्यू कितनी है एफसीसी के लिए? 4। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू कितना है? 200 है, तो आप 200 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर करोगे, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो। 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का मोलर मास दिया गया है, कितना है? 200। एनए तुम्हें पता है ही, कितने दिए गए एटम्स बोलो? 24 इंटू 10⁻। सॉल्व कर लो, तो क्या आंसर? बोलो भाई, क्लियर इतना? आगे बढ़े? यस पहले बताओ यहाँ तक क्लियर, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूछना हो? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर। और सर उसमें वो गिवन मास है या मोलर मास है? ये तो मैं गिवन मास है, ये 200 गिवन मास है गिवन मास। सर, तो इसे मोलर मास क्यों लिया था? क्या? तो फिर आपने इसे एम की जगह लिखा है ना? हाँ तो आप लिख सकते हो ना, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं। यदि देखो आप फिर आपको उल्टा पड़ जाएगा। यदि आप मान लो मोलर मास कैलकुलेट करो यहाँ से, फिर ठीक है ना, फिर आप 200 ग्राम के लिए निकालोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आपके 200 ग्राम में ही तो इतने एटम्स मिल रहे हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। जब 200 ग्राम में मिल रहे हैं तो अपने को Na की वैल्यू कितनी होगी फिर यहाँ पे? नंबर ऑफ Na क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल। बोलो भाई, क्लियर? बेटा कंफ्यूज हो, देखो मैंने अभी हाल एक क्वेश्चन कराया था, दोनों मेथड से कराया। ये वाला क्वेश्चन याद है? हमने बोला था उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। बोलो, जस्ट उल्टा ही तो है उसका क्वेश्चन। बोलो ये इसमें क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए थे, वहां पे क्या पूछ रहा है? अभी नंबर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डेंसिटी पूछ रहा है बस। बोलो भाई, क्लियर या नहीं? हाँ या ना? यस सर। एक आध क्वेश्चन तुम्हें और करा दिया जाए। सर सारे क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अलग अलग है सबकी। क्या? सर एक जैसे हैं सर सारे क्वेश्चन के भी। एक नहीं, इसमें यही क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा हटके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, शायद ये वाला अभी तक कराया भी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन, लिखा हुआ है क्रोमियम मेटल, क्रोमियम मेटल crystallizes with a BCC that is the age length of the unit cell is found to be 287 picometer. Calculate atomic radius. What would be the density of chromium is ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? एटॉमिक मास कितना होता है क्रोमियम का? 52 ले लेना, बताओ क्या होगा? ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अरे तुम निकालोगे ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है ना, निकालनी है। यस सर, ग्राम पर सेंटीमीटर। एटॉमिक रेडियस 123 पिकोमीटर अप्रॉक्स। कितना आ रहा है? 123 अप्रॉक्स, ठीक है, चल जाएगा। 124 आ रहा था मुझे। हाँ, एक्चुअल 1.27 कुछ आएगा। डेंसिटी 7 ग्राम पर मिली सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 वेरी सर, क्या नाम है बेटा? 7.2 ग्राम आ रहा है सर। 7.2 या बिल्कुल 7.31 एक्चुअल। वेरी गुड, वेरी गुड। जो घुमा दिया मतलब पहले उसने क्या नहीं दिया अपना एज लेंथ, है ना, उसने रेडियस से भी पूछ लिया, तो वही सेम है, सेम ही क्वेश्चन है, उसको बताओ ना। नो सर, हो जाएगा, हो गया। बता देता हूँ और बच्चों को नहीं हुआ होगा ना। देखो बीसीसी के लिए सिंपली क्या है, आर इक्वल टू क्या है, √3a/4, मतलब √3/4 कितना है पिकोमीटर बोलो? 287, तो मतलब कितना आ गया? 120, कितना आ रहा है जल्दी बोलो? 124 आ रहा है। एक्चुअल में आंसर इसका 124.27 पहले बता दो, ठीक है, ये एक्चुअल आंसर है। अच्छा अब देखो, अब तुम्हें पता है जेड की वैल्यू कितनी होती है बीसीसी के लिए? 2 बोलो, और ए कितना है? 287, इसको तुम किस में कन्वर्ट करोगे? पिकोमीटर में है, तो 287 इंटू 10⁻⁻10, बस आपको डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 52 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 287 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻22। जो आंसर आएगा वही आंसर, ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर। बोलो भाई, क्लियर इतना? बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। चलो आगे बढ़े। यस चलो यस सर। अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लोज पैकिंग मतलब समझते हो?
कितनी अच्छी पैकिंग, जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी ऑफ द पैक्ड सिस्टम की। देखो मैं सिंपल वे में भी बोलूँ यहाँ पे, जितना ज्यादा मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस होगा किसके द्वारा, सॉलिड होगा, है ना, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी, बोलो डेंसिटी होगी, क्या होगी, और जब उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी तो उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी, बोलो स्टेबिलिटी ऑफ द पैक्ड सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ, अभी दिख भी रहा होगा आपको, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट क्लोजली पैक्ड टुगेदर, है ना। अब तो याद रखना, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट इन दैट इज दैट व्हिच इन व्हिच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, दिस करेस्पॉन्ड टू ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। जब मैक्सिमम डेंसिटी होगी तो क्या होगा, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द पैक्ड सिस्टम। तो देखो बेटा सिंपली हम जब क्लोज पैकिंग करते, जैसे हमने देखा यहाँ पे दो टाइप से हम क्लोज पैकिंग दिखा रहे हैं। तो एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। ये टू डायमेंशन में होती है, किसमें होती है, टू डायमेंशन। तो देखो यहाँ पे जब हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लास्ट स्लाइड दिखा दो सर। सर ये इतना लंबी लंबी जो डेफिनेशन लिखी है ये नोट डाउन करनी है? नहीं नहीं, इतना लिखो ना जो मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता हो वो लिखो, मैं, है ना। ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, शॉर्ट में लिखिए सर। बस शॉर्ट में। इसमें इसका इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई बस बता रहा है, इसमें इतना क्वेश्चन नहीं आता, मैं बताऊंगा जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, यस सर। यस लिख सकते हो, नहीं लिखना हो मैं रोक नहीं रहा हूँ, लिख भी सकते हो, लिखना हो तो लिख। देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिख लिया था, यस सर। ठीक है चलो। अब देखो, अब यहाँ पे क्लोज पैकिंग की बात आ गई, टू डायमेंशन, वो भी किसमें, स्क्वायर। कैसा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्यों बोले, देखो यहाँ पे यदि आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो स्क्वायर मिलेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। इतना क्लियर। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप रो लेंगे इस तरीके से, इनको अरेंज करते जाएं, इसके नीचे एक अरेंज करते जाएं रो को, जो आपको पैकिंग मिलेगी एक के नीचे, है ना। मतलब सिंपली हम बोले ए टाइप पैकिंग, कैसी है, देखो सेमी लेयर है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सेम टाइप है, इस तरीके की जो आपको पैकिंग मिलेगी सिंपली उसको बोलेंगे अपन क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर लिखने का टाइम दे दीजिए। हाँ लिख लो, तो मैं बता दिया करो। सर समझ नहीं आया सर, समझा देंगे। बेटा स्क्वायर का मतलब ये है जो आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर रहे हो, उसमें जो आपको टू डायमेंशनली उसमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 लिखा हुआ मिलेगा, वो क्या मिलेगा, स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लेयर बाय अरेंजमेंट कर, एक स्क्वायर के नीचे एक स्क्वायर, एक स्क्वायर के नीचे एक स्क्वायर, इस तरीके से अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल और एज वेल। ये कौन सा होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, और ये होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हम अरेंजमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर इतना? सर क्या बुलाते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट है बेटा, अरेंजमेंट करते हैं। और अभी आप डिटेल में जब आप पढ़ोगे, जब आप एमएससी करोगे ना, तो वहाँ पे आप क्रिस्टलोग्राफी करते हो, जब आप केमिस्ट्री से एमएससी करोगे तब वहाँ पे मैं पढ़ते हो। अभी से आप याद रखो कि एक टाइप की कौन सी टू डायमेंशनल जो पैकिंग होती है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात आ रही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान सुनना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिंपली ध्यान से देना, देखना, एक
क्या मिल रहा है आपको, बताओ? हेक्सागोनल। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, कैसे अरेंज करते हैं? सिंपली हमने एटम्स का अरेंजमेंट किया इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जो लेयर वाइज हो रहा है ए बी टाइप लेयरिंग हो रही है। कैसी हो रही है? ए बी टाइप। देख सकते हो ये लेयर अलग है ए, और ये लेयर अलग है। ये लेयर फिर ए आ गई, फिर भी आ गई, इस तरीके से। देखो आप यहाँ पे सिंपली आप समझो, अब देखो इस तरीके से अरेंज कर दिया ए इन दोनों के बीच में, तो जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए बी टाइप हो गया। फिर से देखो, फिर से क्या कर दिया इसने, बोलो भाई, क्लियर? यस सर। तो ये अरेंजमेंट याद रखना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंजमेंट पे, तो आपको ध्यान रखना। अब देखो सर एक क्लियर लिखना है। देखो मैंने अभी बताया था। अच्छा, हेक्सागोनल बेटा इसमें इतना मत बताओ, बस ये आप डायग्राम बना लो, उससे समझ लो। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दूंगा, वो टेबल नोट कर लेना, वहीं से क्वेश्चन बनता है। मुझे लग रहा है आज वॉइस की नोट होगी ना, वॉइस तुम्हारी नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। हो गया सर। अब देखो देखो देख सकते हो आप यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी हो रही है, बताओ? ए बी हो रही है, और कितने परसेंट है? 74। और आपको पता है जो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना परसेंट होता है, बताओ? 74। मैक्सिमम। आप कोई भी पैकिंग कर लो 74। 74 ही रहेगी हमेशा, इससे ज्यादा नहीं हो रही। अब वो अप्रोक्सीमेट है भाई, चलो 75 हो सकता है, नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बट लेकिन 74% ही मैक्सिमम है। अब देखो जैसे आप देख रहे हो एक दूसरे टाइप की पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कैसी हो रही है? देखो आप इस तरीके से पैकिंग हो रही है, आप देखोगे यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये 2D में था अरेंजमेंट। कैसे था ये 2D में। जब आप 3D में अरेंजमेंट करोगे, किसमें करोगे? 3D में। ये आपका जो अरेंजमेंट है 3D में है, ठीक है ना? 74% ये वाला, ठीक है? याद रखना जब आप 3D में अरेंज सर करोगे, इसका नाम क्या, ये क्या दिया हुआ है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यदि आप 3D में अरेंजमेंट करोगे, सुन लेना, तब आप इसका कैसे लेयर वाइज को ABC टाइप करोगे, सॉरी AB टाइप। कैसे? AB टाइप। जैसे मान लो देखो यहाँ पे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग लिया, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में भी कैसा आप अरेंजमेंट करोगे? ABC इस तरीके से, समझना है यहाँ पे। ये लिया आपका, ये ए लेयर हो गई, फिर क्या हो जाएगी आपकी? सिंपली बी लेयर हो जाएगी। देखो यहाँ पे बी लेयर, अब क्या हो जाएगी? फिर से सी लेयर। ये भी कितने परसेंट होता है मैक्सिमम, बोलो कितने परसेंट है? 74। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? या सी को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल बोले या FCC देखो लिखा हुआ है, FCC यूनिट सेल, ठीक है? इतना क्लियर? अब देखो, अब हम कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हेलो, जो यहाँ पे क्या सर ABC पैटर्न और क्यूब कैसे है? मैं समझना नहीं, क्या बोल रहे हो? सर ये 2D में लग रहा है ABC जो आपने बनाया। अरे बेटा हम बना नहीं सकते, दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हमको समझाने के लिए बता रहे हैं। ओके। आगे देखो, अब देखो जैसे आपने ये अरेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो यहाँ पे जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करोगे तो क्या होगा? क्लोज पैक होगा। किस टाइप से होगी? टाइप ऑफ पैकिंग AB टाइप। अवेलेबल स्पेस 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है? अच्छा है ना? अब देखो क्लोज पैकिंग में ये भी क्लोज पैक होता है। यहाँ पे कितना अरेंजमेंट? ABC टाइप होता है ना? कितना परसेंट होता है? 74% ये भी होता है। यहाँ भी क्या है? 12। ये क्लोज पैक नहीं होता है, होता है यहाँ भी AB अरेंजमेंट है,
लेकिन ये क्लोज पैक्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा कितना परसेंट होता है? 68% ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या 1 है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये फोटो ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सर ये एक बार 1 मिनट नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ नोट कर लो। क्यूबिक क्लोज पैक ए बी क्यों नहीं है जैसे नॉन क्लोज पैक? बेटा अरेंजमेंट क्यूबिक में कहाँ एक फेस पे भी रखा हुआ है, तो अरेंजमेंट है बेटा। वो हमने सिर्फ देखे हैं भाई, इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये हम नहीं बोल सकते ना क्या क्यों नहीं हुआ, ये सब नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि आप जब आप क्या करोगे, जब आप पीएचडी करोगे तब आपको समझ में, जब आप क्रिस्टलोग्राफी में पीएचडी करते हो तब आपको समझ में आता है इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। हर दिन जाने कितने क्रिस्टल मिल रहे हैं, कितने क्रिस्टल डिस्कवर हो रहा है, क्योंकि एक्सरे गिराते हैं डिफरेंट क्रिस्टल मिल जाता है, एक्सरे गिराते हैं। और मैक्सिमम मुझे लगता है इस पे रिसर्च हो चुकी है, मैक्सिमम रिसर्च हो चुकी है। सर ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है इसके अंदर टाइप ऑफ पैकिंग ए होता है, फिर ए होता है क्या सर? जो बीसीसी है उसमें टाइप ऑफ पैकिंग ए लिखा है। बेटा वो सिर्फ पैकिंग है, मतलब वो उसमें बोला बीसीसी में भी होती है लेकिन उसकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, 78% आप सिंपल सी समझ लो। बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं, तो सिंपल सी बात है, पैकिंग मिलेगी नहीं उतनी अच्छी। मैं पहले ही बोला था ये डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल मिलेंगे, रैंक ऑफ द सॉलिड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी, इसकी बोलो पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ो। तो जो हमने पढ़ा था ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो बीसीसी में आएगा कैसे बेटा? वो 2D के लिए था, है ना, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आगे बढ़ो। अब देखो, अब बात आ रही वॉइड। जो वॉइड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बता देता हूँ वॉइड के बारे में, तब अपन स्टार्ट करेंगे वॉइड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा बोलो? वॉइड। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से और मिलता है। एक्चुअली जब आप फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा वॉइड से। तो सबसे पहले समझ लो वॉइड होता क्या है। देखो जब बात की जाती है सिंपली वॉइड्स इन सॉलिड। अच्छा वॉइड किसे बोलेंगे? जैसे मान लो आप रूम में बैठे हो, आपके आसपास आप जितनी जगह में बैठे हो वही तो आपको पाई है, और बाकी की जगह क्या है बोलो? वॉइड है, खाली है वो, उसको क्या वॉइड बोलेंगे? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं वॉइड्स इन सॉलिड में इट इज 3D स्पेस, खत्म हो जाएगा आदि वॉइड, थोड़ा मतलब डिटेल में हो जाएगा, इनसाइड द सॉलिड, inside the solid which is surrounded by three or more atoms। मतलब ऐसा नहीं कि 2 फुटबॉल ली हमने रख दी, बोले वॉइड बताओ, उसके बाद तो भाई वॉइड ही वॉइड। मतलब मिनिमम 3 एटम होनी चाहिए और 3 से ज्यादा एटम होनी चाहिए। जैसे पहली जो वॉइड आती है सिंपली एक होती ट्राइगोनल वॉइड। कौन सी होती पहली वॉइड? ट्राइगोनल वॉइड। जो ट्राइगोनल वॉइड बनती कैसे सबसे पहले समझो। जैसे मान लो आपने 3 फुटबॉल ली, 3 फुटबॉल है आपकी, इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब 3 फुटबॉल के बीच में जो एक बीच में ये स्पेस बच रहा है ये वाला, इसी वॉइड को क्या बोलते हैं हम बोलो? ट्राइगोनल वॉइड। आई होप आपको यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड समझ में आ रहा हो, इमेजिन कर पा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, सिंपली ट्राइगोनल वॉइड बन कब रही है? ये बन रही है सराउंडेड बाई, बोलो 3 एटम्स। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा बताओ, इस वॉइड का यदि पूछा जाए? वॉइड का कोऑर्डिनेशन हाँ 3 होना चाहिए।
तीन होगा, क्यों? आप दिख रहा है कि इस वर्ड में कितने फुटबॉल गिरे हुए हैं, 1 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो भाई सर हाँ बोलो बेटा। सर इसके ऊपर नीचे नहीं होंगे एटम? नहीं, अभी मैं समझा बेटा, होंगे एटम्स तो, क्यों नहीं होंगे, ये समझा रहे हैं डायगोनल वर्ड बनती कैसे है, ये चीज समझा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन तो भाई नंबर फिर डिफर नहीं हो जाएगा? नहीं, इस पे जब ये ऊपर नीचे आ जाएंगे इसके ऊपर, तो फिर वो टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाती है, ये बताएंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें एक एटम दो एटम को दूसरे दो अलग से दो एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं, ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ये समझाने के लिए बना दिया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन थोड़ी ना रहा है, मतलब इसके अंदर जो बनेगा वो सिंपल ट्रायंगल बनेगा, तो तुम्हें बता दिया है इस तरीके से, ट्रायंगल बन नहीं रहा है, मतलब ट्रायंगल मतलब इससे आप याद रख सकते हो ट्रायंगल। बोलो भैया। बोलो क्लियर? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। अब बताओ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या समझ लो, फिर लिख लेना, ठीक है? लिखने का हम टाइम देंगे। दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड किसे बोले ऑक्टाहेड्रल वर्ड? आप देखो, सॉरी ऑक्टाहेड्रल नहीं, पहले टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल एक एक करके समझना, एकदम डिफिकल्ट वाली समझिए तो समझ में नहीं। टेट्राहेड्रल वर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली समझ ना, ये 3 फुटबॉल लिए हमने, इसके ऊपर एक फुटबॉल और रख दी, तो जो वॉइड बनेगी इनके बीच में, वो कौन सी वॉइड बनेगी बोलो? टेट्राहेड्रल। कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल। भाई दिख रहा है सभी को? छोटा तो नहीं दिख रहा, मोबाइल में तो कोई नहीं दिख रहा है? यस सही दिख रहा है सर। ये तो बता देना, ही तो मैं बड़ा बना दूं, उस तरीके से बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा तरीके से हो रहा है ये वर्ड बनेगी, इसके बीच में कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने एटम से मिलकर बनी है? सराउंडेड बाई 4। 4 एटम। 4 एटम। अच्छा आप दूसरी बात मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताओ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो। 3। 4 होगा ना, एक फुटबॉल ऊपर की जो रखी है, यस सर। यस सर। 3 फुटबॉल नीचे एक ऊपर, कितने हो गया बोलो? 4। लिख लो भाई। सर हाँ सर बट एक एटम तो हमारा 3 एटम से सराउंड है ना इसके अंदर? तो फिर का एक एटम हमारा 3 एटम से सराउंड है, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए ना? नहीं बेटा, एक जस्ट ऊपर रखो, जस्ट ऊपर। सर सर हेलो सर। इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रही है। टेट्राहेड्रल। बोलो बेटा आप क्या बोल सर वो 3 एटम और एक एटम के बीच में बन रहा है ना वॉइड? रहे हो? हाँ ओके।
सर इसमें तो 5 एटम्स हो गए। कहाँ हुए? अरे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बन रही है, समझाने के लिए भाई मैं मिटा देता हूँ लोग। अरे यार ठीक है मैं सर। टेट्राहेड्रल बनाने के लिए यूज किया था मैंने, सुनो। अब ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगी। अब बोलो, नेक्स्ट चले, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है नेक्स्ट, जो की बनती है, देखो किसके वजह से, देखो सराउंडेड बाई सिक्स एटम, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ भी बताते हैं, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। मतलब 6 एटम से मिलके क्या बनेगी? सिंपली आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी। ये इसको मैं इमेजिन नहीं करा सकता हूँ, इस तरीके से आप समझ सकते हो, कोशिश करते हैं। 4 फुटबॉल, इस तरीके से 6, जो बीच में जगह बचेगी उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, ट्रायंगल समझो, इस तरीके से बनती है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या रखे हुए एटम, ये आपस में टच है, सब टच कर रहे हैं एटम। और जो वर्ड मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? बोलो, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा एक बात ये बताओ मुझे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। 6। इस तरीके से बोलो। बोलो भाई, हो गया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है क्यूबिक वर्ड। ये कितने एटम से मिलेगी? सराउंडेड बाई 8 एटम। ठीक है, इस तरीके से वर्ड मिलेगी, तो कौन सी मिलेगी? आपको क्यूबिकल वर्ड। ठीक है, अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बोलो। सिंपली 4 फुटबॉल लो, 4 फुटबॉल के ऊपर क्या रखोगे बताओ? वर्ड मिलेगी आपको, तो आपको क्यूबिकल वर्ड। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक बार बताओ, लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, हेक्सागोनल वर्ड। बताओ यहाँ पे कैसे बनेगा? ये बनती है सराउंडेड बाई 12 एटम। मैं इसको इमेजिन नहीं करा सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ बनती है। ठीक है, है ना? और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कितना रहेगा? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अभी मैं इसकी कल रेडियस रेशियो कराएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है रेडियस रेशियो से भी, और यहाँ से भी इतना नोट कर लो।
कर लिया सर। कर लिया सर। और बताओ, कोई परेशानी दिक्कत? आकाश चला गया क्यों? हेलो यस सर। आकाश चला गया क्या? हाँ बताओ, यहाँ तक बताओ, किसी कोई दिक्कत तो बताओ। अबू जर कोई दिक्कत? नो सर। शुभम, समझ में आ गया। सोमिल, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक आपको रास्ता मिल गया होगा कि पूरा कॉन्फिडेंस आया होगा। दिव्य, सक्षम, यस सर क्लियर। और बताओ तुम लोग, अब तुम लोग बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ। नो सर। किसी को नहीं है कोई दिक्कत? हम्म? सर वो क्वेश्चन में क्या करूँ? तो उसका कौन सा क्वेश्चन? सर वो स्टार्टिंग में पूछ रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड था। हाँ बोलना बोलना, क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, क्वेश्चन बोलो। बोलो बोलो। सर क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज x by y, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इज टू बी, कितना हाँ होगा? सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है? यस मैं सर। इसको सर नेक्स्ट वो क्लास सॉल्व करूँगा। ओके सर, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा टेलीग्राम। ठीक है, क्या नाम? प्रियांशु, अच्छा प्रियांशु, ठीक है यस समझ सर, गया। मैं ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्वेश्चन नहीं करना होगा, थक गए? सर 8 बजे। एक्सक्यूज मी सर। प्रेजेंटेशन हट गई ना, इसीलिए सोचा कि क्लास खत्म। 8 बजे, मतलब कुछ लोग तो उम्मीद करते हैं बस 8 बजे तक खत्म करें लेक्चर, है ना? नहीं सर, प्रेजेंटेशन भी एक्सक्यूज हट मी गई ना, सर। सर आपने बंद कर दिया ना अभी, इसलिए। चलो भाई ठीक है, इसीलिए कोई यस बात नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट शायद 15 डेज में होता है, जब होगा तो सॉलिड स्टेट आएगा। फिर एक चैप्टर उसका डाल दो 11 का, यस सर, यस कौन सर। यस सर। केमिकल बॉन्ड, सर केमिकल बॉन्ड, स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से डाल दो? सर मोल कॉन्सेप्ट डाल दीजिए। पहले सर? केमिकल मोल बॉन्डिंग डाल, सर इनऑर्गेनिक का मोल डाल दो। कॉन्सेप्ट ठीक है सर। केमिकल सिंथेटिकल बॉन्डिंग, का डाल दो। कंसेप्ट डाल दो। केमिकल बॉन्डिंग डाल दिए, ठीक है? अरे सर मोल कॉन्सेप्ट सर स्टार्टिंग से सही रहेगा। चलो सर। नहीं इस बार मैं सब बहुत बोरिंग हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट और सॉलिड स्टेट दोनों फिजिकल पे। इसीलिए मैं बोलूँ एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखो, यस या यस सर। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ओके सर। इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखो। तुम्हें आता है वो चीज तुम रख पा रहे हो, जो कृष्णा सही बोला। सर फिर हाइड्रोकार्बन्स का ले लो। हाइड्रोकार्बन नहीं सर ऐसा नहीं है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग डाल देता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा हाइड्रोकार्बन डाल दूंगा। एक बार मेरी सुनो, एक बार हम तुम्हारी सुनेंगे, ठीक है? बोलो इसमें खुश? नहीं सर, फिर दूसरे नंबर पे फिर वो आयनिक इक्विलिब्रियम डाल देना। वाह, इस सीधा ऐसे उड़ रहे हो। अरे सर दमाना तो पूरी साल है, हमें अपने अकॉर्डिंग करने दो, मुझे किस तरीके से करना है। मैं सर पैटर्न आप ही नहीं ने तो करना। कहा कि दूसरी बार हमारी मानी जाएगी बात। तुम्हारी मानी जाएगी तो तुम किसी इक्विलिब्रियम यस से सर। जा। ऐसा है जब अरे सर डाल दो। वो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है ना, इसीलिए सर थोड़ा पहले प्रैक्टिस केमिकल चाहिए। जब मैं इक्विलिब्रियम और फिर इनऑर्गेनिक या आयनिक। ऑर्गेनिक कराऊं तब तुम फिजिकल डलवाना, तो तुम्हें यस ज्यादा यस आइडिया ये सही रहेगा। उससे कॉन्सेप्ट बना रहेगा, पेपर में भी करने में मजा आएगा। क्योंकि बच्चा उठ गया नहीं कर, अरे नहीं हो रहा छोड़, इसलिए मैं बोल रहा हूं मजा आएगा तुम्हें। बोलो यस ठीक सर है सर सर, आप ठीक अपनी मर्जी से क्यों डाल ना, दो। सही बोला हमने? यस सर ठीक है। यस सर। और कुणाल कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बढ़िया सर। मुझे नहीं पता, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोगों से जितना तुम पढ़ सकते हो इस साल पढ़ लो,
बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है, सिलेक्शन लो, अच्छी जगह है, सब लोग पहुंचो, हमारी दुआएं हैं तुम लोगों के साथ, बस पढ़ते रहो, जो कुछ हेल्प चाहिए आप हमें बताओ, हमें हेल्प करेंगे, ठीक है? सर बोलो बेटा। यस सर। सर टेस्ट में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं? बेटा हाँ एमसीक्यू आते हैं। आप न्यू स्टूडेंट हो क्या बेटा? हेलो, बस पूछा वो चले गए। सर हम चलो लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जाओ, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।